चलो बोर्ड पे देखो। इस चैप्टर का 50% पोर्शन तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, 50% पोर्शन हमें पढ़ना है बस, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर रिटायरमेंट से ही मैच करता हुआ है, तो रिटायरमेंट के पोर्शन से ही कनेक्टेड है। बस थोड़ा सा आपने एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी है। अच्छा, रिटायरमेंट और डेथ में अगर आपसे मैं पूछूँ डिफरेंस क्या है तो क्या होगा बताओ? रिटायरमेंट और डेथ के चैप्टर्स में मेन डिफरेंस क्या होगा? खुद से छोड़ के चल जाता है, उसको छोड़ना पड़ता है। थोड़े से प्रोफेशनली बनो। वो दुनिया छोड़ के चला जाता है, वो पार्टनरशिप से रिटायर होता है, एक दुनिया से रिटायर होता है। ऐसे आंसर लिखोगे ना पेपर में तो एक नंबर भी नहीं मिलेगा तुमको। ढंग से बताओ कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में और डेथ ऑफ अ पार्टनर में मेजर चेंज क्या होता है? रिटायरमेंट जो होता है वो प्लान्ड होता है, ठीक है। रिटायरमेंट जो होता है वो प्लान्ड होता है और डेथ जो होता है वो प्लान्ड नहीं होता। रिटायरमेंट बेसिकली कब होती है? एट द एंड ऑफ द ईयर। कभी भी होगा जो अकाउंटिंग ईयर होगा, तो अकाउंटिंग ईयर जब एंड होता है तो उसके एंड में हम क्या करते हैं? रिटायरमेंट करते हैं पार्टनर्स की, ताकि जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो ईजी हो सके, क्योंकि पार्टनर्स को हमें गुडविल देना होता है, पार्टनर्स को हमें प्रॉफिट्स देना होता है, सारी चीज़ें क्या होती हैं? ईयर एंड पे या इंटरेस्ट देना होता है। तो कंपटीशन अगर ईजी रहेगी, अगर आप ईयर ऑफ ईयर एंड करोगे तो कंपटीशन डिफिकल्ट कब होती है? जब वो कंपटीशन डेज में जाती है, समझते हो? जब कंपटीशन आप किस में करती पड़ती है? डेज के अंदर, तो कंपटीशन कैसे होती है? डिफिकल्ट हो जाती है। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर जो डेथ होती है वो कभी भी प्लान तो होती ही नहीं है, भाई आ जाए कल नहीं है, सही बात है कि नहीं? आ जाए कल नहीं है, तो डेथ प्लान नहीं होती है। तो डेथ में आपको जो कंपटीशंस होती हैं वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू रिटायरमेंट। बाकी जितने भी पॉइंट्स आपने रिटायरमेंट में पढ़े हैं, जितने भी, वो सारे सिमिलरली एप्लीकेबल होते हैं डेथ के ऊपर भी, बस उसकी एडिशनली कुछ पेमेंट्स होती हैं जो हमें डेथ के अंदर और सीखनी होती है, बाकी सारी चीज़ें हमें यहाँ पढ़नी होती है। अब प्लस पॉइंट ये है कि डेथ ऑफ अ पार्टनर में आपको क्या प्रिपेयर करना होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रीवैल्यूएशन का पोर्शन बहुत कम है, बहुत मतलब कि इज़ लाइक कि 10 क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन होगा जहाँ पे आपसे रीवैल्यूएशन बनवाएगा, बहुत कम, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर एक ही पोर्शन है, वो पार्टनर्स कैपिटल का, और यहाँ पर सारे पार्टनर्स से कैपिटल अकाउंट भी नहीं बनाना होता, सिर्फ वही पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना होता है जिसकी क्या हो रही है? डेथ हो रही है, मतलब सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देखो, तो डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट आप ऐसे ही प्रिपेयर करोगे जैसे आपने बाकी सारे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किए हैं एज इट इज़। सबसे पहले आप क्या डालोगे? बाय बैलेंस बीडी, बातें नहीं, ठीक है। सबसे पहले क्या डालोगे? बाय बैलेंस बीडी। उसके बाद क्या डालते हो आप? कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट आप कोई जनरल रिजर्व हो या कैसा हो? स्पेसिफिक रिजर्व, ठीक है। आप सारे रिजर्व को बांट देते हो, आप सारे रिजर्व को बांट देते हो। एक मिनट, कितना? जनरल रिजर्व। इसके अलावा फिर आप क्या डालते हो यहाँ पे? गुडविल अकाउंट या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अगर लॉस होता है तो इस तरफ आ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन लॉस, टू एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। ये क्या है आपका? एक्यूमुलेटेड लॉस। इसी तरीके से कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड पे बेसिकली। अच्छा, अब जो 2 पॉइंट्स नए हैं इस चैप्टर में वो आपको सीखने हैं। एक कि इस साल का जो जब पार्टनर की डेथ हो रही है, तो पार्टनर की डेथ जब होती है तो उसे एक प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। क्या मिलता है? प्रॉफिट का शेयर। लेट्स से पार्टनर्स ने जो बिजनेस स्टार्ट हुआ वो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ 2020 को, ठीक है। और 3 मंथ्स बाद अप्रैल, मई और जून, 30 जून को 2020 उसकी डेथ हो जाती है।
बेसिकली, ठीक है। तो उसने कितने महीने काम किया? 3 मंथ, अप्रैल मई और जून। तो कम से कम जो प्रॉफिट है लास्ट ईयर का तो उसको मिलेगा। इस साल भी उसने कितने महीने काम किए? 3 मंथ। तो वो 3 मंथ का प्रॉफिट भी तो उसको मिलना चाहिए करंट ईयर का, क्योंकि रिटायरमेंट और डेथ में यही फ़र्क है। रिटायरमेंट में क्या होता है, रिटायरमेंट कब होती है? 1 अप्रैल 2020 को। तो प्रॉफिट भी कब तक मिलेगा? लास्ट ईयर तक। इस साल के प्रॉफिट से तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि डेथ प्लान नहीं होती, डेथ कभी भी हो जाती है, तो जितने मंथ के लिए डेथ होगी, जितने मंथ के लिए उसने इस साल काम किया होगा, उतने मंथ के लिए उसे क्या मिलेगा? प्रॉफिट भी मिलेगा, ठीक है। तो उस साल का प्रॉफिट भी उसे इस साल में मिलेगा। तो जो प्रॉफिट होता है वो यहाँ पे आता है किसके नाम से? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से, ठीक है। ये वो प्रॉफिट होता है करंट ईयर का, ठीक है। ये तो प्रॉफिट हुआ तो कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड पे। अगर लॉस हो जाए तो कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड पे, ठीक है। टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, ठीक है। ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें आपकी आती हैं, इनकम वगैरह, सारी आप क्रेडिट में डाल दोगे और लॉसेस को आप डेबिट से डाल दोगे, जैसे आप हर कैपिटल अकाउंट में प्रिपेयर करते हो, ठीक। जो बैलेंस शीट फिगर निकालोगे वो कहाँ ट्रांसफर होगा? अब क्योंकि पार्टनर नहीं बचा, पार्टनर की डेथ हो गई है, तो पार्टनर का जो भी अमाउंट है वो लोन में ट्रांसफ़र नहीं होगा। रिटायरमेंट में क्या होता था कि पार्टनर अभी है तो उसका जितना भी पैसा हमारे पास बचता, हम क्या करते थे? उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते थे। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में जो डेथ है वहाँ पर जो पार्टनर उसकी डेथ हो चुकी है, तो डेथ होने के बाद उसको पैसा किसको मिलता है? उसके रिलेटिव को या उसके फैमिली मेम्बर्स को। इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटर। क्या बोला जाता है? एग्जीक्यूटर, ठीक है, लीगल जिसको हम बोलते हैं। तो जो भी पैसा वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? एग्जीक्यूटर के अकाउंट में, ठीक है। दैट इज़ योर बैलेंसिंग फिगर, ओके। तो ये कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना होता है हमेशा जब भी आप डिजीज पार्टनर के कैपिटल का क्वेश्चन करते हो। और द प्लस पॉइंट इज क्या ये क्या हो चुका है? सिलेबस से डिलीट हो चुका है। अब पढ़ाना तो जरूरी है ना, ऐसे थोड़ी देर बीच में से घुसेड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि ये अब डिलीट हो चुका है तो ये आपको नहीं पढ़ना है, बता रहे हैं। आप चैप्टर और छोटा हो गया है, तब पढ़ना क्या है आपको वो समझो। क्योंकि देखो क्वेश्चन तो अभी भी पूछे जाएंगे आपसे, आप बस कैपिटल के फॉर्म में नहीं पूछ जाएंगे कि आपसे कैपिटल अकाउंट बना। पहले क्या होता था, क्वेश्चन आता था 4 मार्क के लिए, बोलता था कैपिटल अकाउंट बना के दे दो, ऐसा ही, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट नहीं बचा, आपके पास बचा है ये प्रॉफिट की कैलकुलेशंस, ठीक है। कि पार्टनर्स का डिजीज पार्टनर का शेयर दे देगा आपको, बताएगा कि पार्टनर्स का प्रॉफिट का शेयर निकाल के दिखाओ, 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, जो भी होगा, ठीक है। उसके अलावा आपसे ये पूछ लेगा गुडविल की ट्रीटमेंट, ठीक है। गुडविल की ट्रीटमेंट सेम एज इट इज़ वैसे होता है जैसे आप रिटायरमेंट में करते हो। कितने मेथड्स? 2 मेथड्स। कौन कौन से? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रेज और राइट ऑफ करके, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू कैसे करते हैं? गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, है ना। और इसमें क्या होगा? गेनिंग पार्टनर टू डिजीज पार्टनर, है कि नहीं। उसके बाद दूसरा जो होता है रेज राइट ऑफ करके, उसमें कैसे करते हैं? रेस करते हैं। रेस, रुक जाओ कोई नहीं बोलेगा, विकास बताएगा। रेस कौन से रेशियो में होता है? गुडविल रेस कौन सी रेशियो में होता है? पक्का सोच ले। गुडविल एंट्री बता, गुडविल रेस करने की एंट्री। मैं बाहर फेंक दूँगा उठा के। बोल, गुडविल रेस करने की एंट्री पूरा बोलियो। गुडविल रेस करने की एंट्री। क्या कह रहा है? कौन से पार्टनर? फिर एंट्री बता। सही है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू। और तुम क्या बोल रहे हो? सर नहीं आ रहा है तुमको, ऐसे करोगे, ठीक है। तो डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को प्रिपरेशन तो आपके क्वेश्चन में है नहीं, बट फिर भी हम एक आधा क्वेश्चन जरूर करेंगे क्योंकि हमारा काम है कर्तव्य निभाना, तो हम निभा के रहेंगे। नहीं करनी चाहिए थोड़ी बहुत,
अरे देखो, सिर्फ इसी साल छूट मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी से हट चुका है। ज़िंदगी में पूछा तो जाएगा ही, तो फिर ना फिर पढ़ना ही पड़ेगा। आज नहीं तो गए, इससे बढ़िया आज ही पढ़ लो, बाद में काम आएगा। नोट करो इसको जल्दी से, फटाफट से 2 मिनट नोट करो जल्दी से। चलो बोर्ड पे देखो, बातें बंद करो बिल्कुल, ठीक है। तो बेसिकली हमें पढ़ना है पेमेंट्स के बारे में कि पार्टनर, जो डिजीज़ पार्टनर्स को हम पेमेंट कैसे करेंगे। तो पेमेंट करने के आपके पास 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है लमसम और इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। लमसम मेथड के अंदर क्या होता है, जहाँ पर आप 1 टाइम पेमेंट करते हो, ठीक है। कितनी बार में पेमेंट करोगे, 1 टाइम पेमेंट, यानी डिजीज़ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा होगा वो सारा का सारा पैसा आप एक ही बार में पे कर दोगे। पे किसको करोगे, एग्जीक्यूटर को। पे किससे करोगे, एग्जीक्यूटर को, ठीक है। तो अगर आपसे मैं जर्नल पूछूं तो जर्नल क्या होना चाहिए, हम पेमेंट कर रहे हैं किसको, डिजीज़ पार्टनर के एग्जीक्यूटर को, ठीक है। और पे कैसे करेंगे, या तो कैश के थ्रू या तो बैंक के थ्रू, पर जनरली पेमेंट्स कैसे होती हैं, बैंक के थ्रू। तो हमेशा क्या लोगे आप, बैंक लोगे। अब मुझे बताओ एंट्री क्या होगी अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो, हाँ, एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो एंट्री होनी चाहिए एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर आप 1 टाइम पेमेंट करते हो तो सिंपली आपको एग्जीक्यूटर के अकाउंट को डेबिट करना है और किसको पे कर देना है, बैंक के थ्रू, ठीक है। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करोगे तब, अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करोगे तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप इंस्टॉलमेंट में पे करोगे तो आप हमेशा ऐड करोगे क्या, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है। पार्टनरशिप में रेट ही कितना चलता है, 6% का, फिर चाहे वो इंटरेस्ट एंड डीड के अलावा हो या फिर ना हो, ठीक है। तो एज पर द पार्टनरशिप एक्ट इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, 6% पर एनम, ठीक है। जितना भी अमाउंट ड्यू होगा, अगर पार्टनर चाहे यानी डिजीज़ पार्टनर चाहे या उसका एग्जीक्यूटर चाहे तो उस इंटरेस्ट के अलावा वो शेयर ऑफ प्रॉफिट भी ले सकता है। क्या ले सकता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट क्यों लगा ये समझो। देखो, जो भी एग्जीक्यूटर है, ठीक है, जो भी डिजीज पार्टनर है, उसकी डेथ के बाद सारा का सारा पैसा किसको मिलना चाहिए, एग्जीक्यूटर को, है कि नहीं। अब फर्म ने पैसा एग्जीक्यूटर को नहीं दिया अभी, ठीक है, वो सारा का सारा पैसा अभी भी किसके पास है, फर्म के पास। तो फर्म उस पैसे को यूज़ कर रही है, उस पैसे को यूज़ करके उससे क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है, और उस बिजनेस से क्या होगा, उसको प्रॉफिट अर्न होगा। बेसिकली समझ में आ रही है बात, क्योंकि उसको पेमेंट मिल जानी चाहिए और पेमेंट आपने नहीं दी, यानी कि आप किसी और का पैसा यूज़ कर रहे हो, तो उसके ऊपर या तो आप उसे क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे। अगर आप उसे इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे हो तो जितना प्रॉफिट आपने कमाया है ना, तो उसके हिस्से का प्रॉफिट आप उसे दे दो, ठीक है। अब वो कैसे निकलेगा, देखो, टोटल प्रॉफिट जो भी आपने अर्न किया होगा, ठीक है, डिवाइड करोगे टोटल कैपिटल से। किससे डिवाइड करोगे, टोटल कैपिटल से। अभी टोटल कैपिटल में होगा क्या क्या, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल होगी प्लस डिजीज पार्टनर की कैपिटल होगी, या डिजीज पार्टनर का जो भी शेयर होगा, या रिमेनिंग लिख लो, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि जो पार्टनर की डेथ हो गई है, उसकी डेथ होने के बाद जो भी कैपिटल बची होगी वो क्या कहलाएगी, रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल, ठीक है। जैसे 2-3 पार्टनर्स है एक्स वाई, तो उनकी टोटल कैपिटल, और जितना पैसा डिजीज पार्टनर को मिलना चाहिए था वो आपने नहीं दिया, वो दोनों, वो क्या बन जाएगी, टोटल कैपिटल, ठीक है। अब इस कैपिटल पे आपने इतना प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, इस कैपिटल को आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो कितना प्रॉफिट कमाया है, इतना। इसको बोला जाता है ROI, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपने इन्वेस्टमेंट लगाई,
टोटल कैपिटल, इस पर कितना रिटर्न मिला है, ये टोटल प्रॉफिट है। ठीक है, अब इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, डिजीज पार्टनर के अमाउंट से। तो क्या मिल जाएगा, डिजीज पार्टनर के हिस्से का क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। ये समझ में आया फॉर्मूला आपको कि टोटल कैपिटल पे आपने इतना प्रॉफिट कमाया, ठीक है, तो इसके हिस्से का जो कैपिटल है उस पर कितना प्रॉफिट आएगा, उसको आप मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे थ्योरेटिकली पूछे जाएंगे क्योंकि कैलकुलेशन वाला पॉइंट बचा नहीं है आपके पास। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, अगर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं या जो फर्म है वो डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को पैसे लमसम में ना पे करके इंस्टॉलमेंट में पे करती है, तो डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन समझ में आया, क्या बोला मैंने कि अगर फर्म डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को वन टाइम पेमेंट यानी लमसम पेमेंट नहीं कर रही है, तो डिजीज पार्टनर के पास और कौन कौन से ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में क्या मांग सकते हो आप उससे, इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो क्या लोगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट। और शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, इस तरीके से कैलकुलेट होगा। ठीक है भाई, ठीक है। नाउ आवर पार्ट इज कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेट कैसे करना है आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट जब भी क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो वो 2 तरीके से देगा प्रॉफिट को आपको। एक ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड द सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। ये 2 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जब भी आपसे शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो 2 तरीके से होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम का क्या मतलब है, टाइम का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट दे देगा। प्रीवियस ईयर्स की प्रॉफिट दे देगा और वो आपसे कहेगा कि डेथ से पहले पिछले 3 साल के ये प्रॉफिट है, ठीक है, इनके बेस पे करंट ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। सिंपल सी बात है, मतलब 3 साल के उसने एवरेज प्रॉफिट दे दिया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। क्योंकि ये साल तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप इस साल का एक्चुअल प्रॉफिट निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये साल तो कंप्लीट हुआ नहीं है। कंप्लीट कब होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो आप जो प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन हमेशा किस पे लगाओगे, पास्ट वालों पे। अगर आपको लगता है कि पिछले साल आपने 10,000 कमाए थे, फिर 20 कमाए थे और फिर 30 कमाए थे, तो आप एवरेज निकाल लोगे, तीनों साल होगा 30, 20 और 50 कितना हो गया, 60, और एवरेज कितना निकल जाएगा, 20,000। तो 20,000 का आपका क्या निकल गया, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट, कितना, 20,000। और उसके बाद आप क्या निकालोगे, पार्टनर का शेयर। ठीक है, इसको मैं भी समझाऊंगा आगे, पहले इतना नोट करो जल्दी से। ठीक है, इसको भी और टाइम लगेगा, जल्दी से नोट करो क्विकली, 2 मिनट्स। 6th क्लास में चीटिंग करी थी मैंने, जब स्कूल की बारी थी, पेपर हो रहे थे, अबे भाई गधे। तो याद क्या हुआ मेरे को, ठीक है, स्टार्ट कर दिया। देखो चलो, तो कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट में हमने पहला कौन सा पढ़ा है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। इसी को आगे में एक्सपेंड कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो आपको जो प्रॉफिट कंप्यूट करना होगा वो किसके बेसिस पे कंप्यूट करना होगा, टाइम के बेसिस पे। ध्यान से समझना कि ये जो प्रॉफिट है ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये एस्टिमेशंस पे चलता है। हम एग्जांपल ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर की कुछ प्रॉफिट्स, ठीक है,
ये आपके कुछ प्रॉफिट्स दे रखे हैं लास्ट 3 सालों के, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि पार्टनर का प्रॉफिट कंप्यूट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट आप पे निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट आप निकालोगे सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि आप करंट ईयर का प्रॉफिट कंप्यूट नहीं कर सकते, ये आपको पता है, क्योंकि करंट ईयर अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप पास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे इस साल का एक एस्टिमेट प्रॉफिट निकालोगे। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि कैसा होगा आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट, लास्ट ईयर के एवरेज प्रॉफिट के इक्वल, ठीक है। लास्ट 3 साल या 4 साल के जो भी एवरेज प्रॉफिट होंगे उस एवरेज प्रॉफिट के इक्वल आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकल के आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट 30,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाय 3, कितना आएगा ये 60 डिवाइड बाय 3 20,000। तो ये क्या आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब ये एवरेज प्रॉफिट जो है वो किसका है, फर्म का। किसका है, फर्म का। हमें किसका एवरेज प्रॉफिट चाहिए, टीजीज पार्टनर का। किसका चाहिए, टीजीज पार्टनर का, ठीक है। तो आप निकालोगे डिजीज पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब मैं टाइमलाइन यहाँ पे दे रहा हूँ, तो स्टार्ट होगा हमेशा 1 अप्रैल 2020 से, और हमने डेट्स मानी थी 30 जून 2020। ये टाइम पीरियड है इस साल का, ठीक है। तो यानी उसने इस साल कितने महीने काम किए, 3 मंथ, ठीक है। तो अगर हम डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सबसे पहले प्रॉफिट, सबसे पहले प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, टाइम से, और टाइम को किससे मल्टीप्लाई करोगे, पार्टनर्स शेयर से। यही फॉर्मूला होगा। ये होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आया है वो कितना है, कितना 20,000 इनटू में टाइम कितना है, कितने महीने उसने काम किया, 3 मंथ। तो क्या रखोगे टाइम में 3/12 इंटू में पार्टनर का शेयर, जो भी उसका शेयर होगा। लेट्स से हम मानते हैं 1/5 के लिए आया था वो, ठीक है। उसका जो शेयर कितना था 1/5 था, तो मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1/5 से। तो कितना आएगा ये आंसर, 312 4 5 20 1000 है ना। तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट, ठीक है। ये आ गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर कैसे निकलेगा वो भी सिंपल है, मैं यहीं पे समझा देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर समझते हो सब लोग, टर्नओवर क्या होता है, सेल्स। बेसिकली टर्नओवर क्या होती है, सेल्स। तो क्वेश्चन आपसे खुद बोलेगा कि एग्जांपल कि 6% ऑफ टर्नओवर इज प्रॉफिट। क्या बोल दिया उसने, 6% ऑफ टर्नओवर इज प्रॉफिट। तो टर्नओवर का 6% क्या है आपका, प्रॉफिट है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं करता, ठीक है। तो जो भी आपका अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालोगे, 6% को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, टर्नओवर से। ये क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट निकलेगा भी सिर्फ ये वाला प्रॉफिट, ठीक है। आगे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रॉफिट निकल के आएगा, ठीक है, इस प्रॉफिट को सेम वही फॉर्मूला यूज़ करना होगा, कौन सा, टाइम इंटू में शेयर, ठीक है। तो आपका जो निकल जाएगा वो डिजीज पार्टनर का शेयर निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, चलो ये नोट कर लो फटाफट से, इसको नोट करो, इस टाइप की चीज़ें भी समझाता हूँ जल्दी, क्विकली 2 मिनट्स, ठीक है। देखो चलो, हाँ बोल ले भाई, तो पहले बोल ले।
ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट आप 2 तरीके से निकालोगे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और टर्नओवर, ठीक है। अब बारी आती है पेमेंट्स की। आपने कंप्यूट कर लिया प्रॉफिट, ठीक है। कंप्यूट करने के बाद आप प्रॉफिट पे करोगे, किसको पे करोगे? बिजनेस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। अभी हमने कहा पेमेंट कैसे होगी, बैंक के थ्रू या फिर कैश के थ्रू, ठीक है। अब बेसिकली आपको प्रॉफिट ट्रांसफर करना है किसके कैपिटल अकाउंट में? बिजनेस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो प्रॉफिट जब आप ट्रांसफर करोगे तो जनरल एंट्रीज कैसे होंगी? देखो, मैंने कहा था कि जो भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट जो है ये कैसा प्रॉफिट है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, ठीक है। कैसा है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो है वो कभी भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो सकता, पहली बात तो ये, ठीक है। क्योंकि ये एस्टिमेट प्रॉफिट है, आप इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये कहाँ जाएगा? तो ये कहाँ जाएगा? अगर ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं तो ये कहाँ जाएगा? एप्रोप्रिएशन में नहीं आ सकता। एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स का अकाउंट होता है। किसी ने कुछ बोला, मुझे सुनाई दिया। सस्पेंस में कहाँ जाएगा? सस्पेंस में। अभी मैंने एक नाम लिखवाया था, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट में। एंट्री वही रहेगी, ठीक है। एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब ये कब होगा? ये एंट्री आप कब पास करोगे? ठीक है, एंट्री आप कब पास करोगे उसके ऊपर भी रीजंस है। ये एंट्री तभी पास होगी जब ओल्ड पार्टनर्स के जो रेशियो है और जो न्यू पार्टनर्स की रेशियो है वो एकदम सेम रहेगी, जैसे कि रिटायरमेंट में पड़ी थी, ठीक है। मतलब क्या है इसका? देखो, ये एंट्री कब पास होगी? व्हेन रेशियो डज नॉट चेंज। व्हेन रेशियो डज नॉट चेंज। अब रेशियो चेंज ना होने का मतलब क्या है? यहाँ पर एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं ओल्ड, इनकी रेशियो है 2:3:5, ठीक है। जिसमें से बाई मिस्टेकली जेड की हो जाती है डेथ, ठीक है। जेड की हो गई डेथ, तो कौन बचा? कौन बचा? एक्स और वाई। तो एक्स और वाई की जो न्यू रेशियो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? 2:3। अगर ये रेशियो ऐसी कंटिन्यू रहती है तो मतलब कि रेशियो चेंज नहीं हुई है, मतलब कि रेशियो चेंज नहीं हुई है। तब आप जो प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे वो कैसे ट्रांसफर करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के हिसाब से ट्रांसफर करोगे, ठीक है। तब कैसे ट्रांसफर करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के हिसाब से करोगे। लेकिन अगर रेशियो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, व्हेन रेशियो इज चेंज। अब चेंज का मतलब क्या है कि रेशियो जो ओल्ड रेशियो है एक्स वाई और जेड के बीच में वो कितनी है? 2:5, और जो न्यू रेशियो बनेगी ये तो हो गया डेथ, तो जो न्यू रेशियो बनेगी वो क्या बनेगी? लेट्स से 1:1, यानी ओल्ड रेशियो से नई रेशियो क्या हो गई? बदल गई, चेंज हो गई। तो जब भी चेंज इन पीएसआर होता है तो चेंज इन पीएसआर के अंदर हमेशा क्या होता है? या तो गेन होगा या क्या होगा? सेक्रीफाइस होगा। और वहाँ पर वही वाली एंट्री पास होती है, कौन सी वाली? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर रिटायरमेंट नहीं चल रहा, ठीक है। आप बहुत जल्दी खो जाते हो चैप्टर्स में, मतलब अगर हमने एक चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा तो हम फिर उसी की भाषा बोलते हैं, ठीक है। हमें उम्मीद ही नहीं होती कि हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो जर्नल क्या होगी यहाँ पे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट,
क्लियर ये बात? ठीक है, अभी भी हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रॉफिट का ही। जो प्रॉफिट आपने ऊपर कैलकुलेट किया था वो प्रॉफिट ट्रांसफ़र कैसे होगा? आइदर रेशियो क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, या फिर रेशियो क्या होगी, चेंज होगी। अगर आपकी रेशियो चेंज नहीं हो रही तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बिजनेस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर रेशियो क्या हो गई, चेंज हो गई, तो वहाँ पर प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस नहीं आएगा। क्या आएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिजनेस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और इसके बाद लिख लो, इस पर 4 नंबर क्वेश्चन मिलेगा आपको पेपर में, चाहे आपको ऐसे 1 में मिले या फाइनेंस में मिले, ये कंपेयर है। और 1 मार्क का क्वेश्चन इस पर मिलेगा प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस के ऊपर। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करो इसके ऊपर। अभी हम सिर्फ बेस क्रिएट कर रहे हैं, हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं अभी एक भी, बट बता दे रहा हूँ। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को एडजस्ट करने के बेसिकली हम टाइम को कंज्यूम कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं। 2 मेथड्स, ठीक है, कौन कौन से? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा रेज और राइट ऑफ बोलो या फिर गुडविल अकाउंट को बोलो। क्वेश्चन में अगर क्या लिखा हुआ है गुडविल अकाउंट, तो उसका मतलब भी क्या होता है, रेज एंड राइट ऑफ। ठीक है, और अब भी शर्त लगा लो, अब भी आधे लोग वो चीज़ गलत करके आएंगे, रेज और राइट ऑफ। पेपर में मुझे पता है, जबकि हम 4, 5, 6, 7 बार पढ़ लेंगे ना, फिर भी गलत करके आएंगे। मैं जानता हूँ ये बात, देख मैंने कहा आधे लोग ठीक है, तो अब आधे देख लो, अपने हिसाब से बांट लो अपने को किस किस कैटेगरी में रखना है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू अगर आप एडजस्ट करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 बताओ, गेनिंग रेशियो निकालोगे। गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है, गेनिंग रेशियो निकालोगे और उसके बाद आप क्या पास करोगे, जर्नल एंट्री। ठीक है, जर्नल एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल। और अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो भी कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड पे। ये नोट आपको पता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद रेस करोगे तो रेस किस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में। रेस किस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में। रेस की एंट्री क्या होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ठीक है, उसके बाद दूसरी आप क्या करते हो, रिटर्न ऑफ ठीक है, राइट ऑफ किस में करते हो, न्यू रेशियो में। ठीक है, और न्यू पार्टनर्स में, या उनको बोलो आप एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में। ठीक है, या रिमेनिंग पार्टनर्स में, कुछ भी बोल सकते हो। तो जब आप राइट ऑफ करते हो तो एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, बेसिकली ट्रीटमेंट्स होती है आपकी। उसके अलावा अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल बैलेंस शीट में दिख रही है तो क्या करते हैं, उसका राइट ऑफ कर देते हैं। यानी कि कोई एग्जिस्टिंग गुडविल या प्रीवियस गुडविल अगर आपको बैलेंस शीट में दिख रही है, ठीक है, इफ एनी एग्जिस्टिंग गुडविल appear in the balance sheet, then it should be completely write off in old partners
इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, क्लियर? नोट तो करना नहीं है, नोट तो आपने कर ही रखा है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो बेसिकली आपको मेन जो पढ़ना था वो क्या पढ़ना था, प्रॉफिट के बारे में। ठीक है, कि प्रॉफिट कैसे कंप्यूट होगा, तो प्रॉफिट कैसे कंप्यूट हो सकता है, दो तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। ठीक है, टाइम की बेस पे आपको पता लग गया, फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट निकालोगे पहले, ठीक है, या फिर जो भी प्रॉफिट उन्होंने गिवन कर रखा होगा उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, टाइम से, और फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे, शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर। ठीक है, टर्नओवर के केस में भी आपको एक फिक्स परसेंटेज दे देंगे कि टर्नओवर का इतना परसेंट आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो पहले आप प्रॉफिट निकालोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे टाइम से, और फिर मल्टीप्लाई करोगे शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर के। तो प्रॉफिट निकालने के बाद दूसरा काम क्या है, उसको ट्रांसफर करना। कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, कैपिटल अकाउंट में। Fearless.